आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स है उसकी एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है थॉरोली सॉल्व करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का सेट फर्स्ट जो कि पेज नंबर 18 पे है एनसीईआरटी में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों को 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं जिसमें इन तीनों में से किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू आर गिवन रेड लिटमस ओनली, अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप लोग कैसे बताएंगे कि हमारे पास जो ये टेस्ट ट्यूब हैं इनमें कौन सा एसिडिक नेचर को शो करेगा, कौन से बेसिक नेचर को शो करेगा, कौन सा न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो हमारा जो लिटमस पेपर होता है, जब मैंने लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ पे बताया था कि इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है। जब हमारा लिटमस पेपर जो है ये किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आता है या एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, ये रेड कलर को शो करता है। जब हमारा जो लिटमस पेपर है ये कोई भी बेस के कांटेक्ट में जब आएगा तो ये क्या करता है, ये ब्लू कलर को शो करता है। जब हमारा लिटमस पेपर जो है न्यूट्रल कंडीशन में होता है तो ये क्या करता है, ये कोई भी कलर चेंज को शो नहीं करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हमारा लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक सोल्यूशन को शो करेगा। अगर हमारा लिटमस पेपर जो है अगर वो रेड कलर का हो जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक सोल्यूशन को शो करेगा। और अगर हमारा लिटमस पेपर जो है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो डिस्टिल्ड वाटर को शो करेगा, दैट इज न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। सेट 2 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा पेज नंबर 22 पे है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why should curd and sour substances not kept in brass and vessels of copper। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे कर्ड और जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉपर और ब्रास के वेसल्स में क्यों नहीं रखे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स विच व्हेन कंबाइन और रिएक्ट्स विद मेटल लाइक कॉपर एंड जिंक फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द फूड विच डैमेज द प्यूपल हेल्थ। तो हमारा जो कर्ड और जितने भी सोर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये एसिड्स जो हैं हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉपर और जिंक सब्सटेंसेस के साथ, ये बेसिकली जो है पॉइजनस सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी फूड जो है वेसल्स के अंदर स्टोर होता है वो क्या हो जाता है, वो पॉइजनस हो जाता है। और ये क्या करता है, ये डायरेक्टली जो है हमारे पीपल्स की हेल्थ को क्या करता है, डैमेज करता है वेसल्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं, सोर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको कभी भी जो है ब्रास और कॉपर से बने हुए वेसल्स में नहीं स्टोर करते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है कि विच गैस इज यूजुअली इलस्ट्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट गैस। तो जब भी हमारे एसिड्स जो हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है, मीन्स हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो इसको मैंने थ्योरी में लिखा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर। सो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके प्रेजेंस के बारे में भी बात करनी है कि हम लोगों को उस गैस का प्रेजेंस टेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको अच्छे से, फिर इसकी लैंग्वेज देख लेंगे। तो सपोज कर लें मैंने लिया है एक बीकर, ये हम लोगों ने एक बीकर ले लिया है। ये बीकर जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे बंसन बर्नर का यूज़ किया है। तो बंसन बर्नर क्या करेगा, हमारे बीकर को हीटअप करेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये एवोपरेट होके जो है ऊपर जाएगी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेसल का यूज़ करा है। तो ये वेसल क्या करेगी, ये वेसल जो है इस हाइड्रोजन गैस को जो है कैंडल के पास लेकर जाएगी। जैसे ही हमारी वेसल से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, एक्सप्लोजिव और पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड होगा, जिससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी वो
हमारी हीट के कांटेक्ट में आती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस वी केप्ट ए कैंडल इन फ्रंट ऑफ वेसल, पॉप और एक्सप्लोजिव साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी हम लोग जो है कैंडल को जो है वेसल के पास रखेंगे जिससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को पॉप साउंड और एक्सप्लोजिव साउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। तो हमारा कोई भी एक मेटेलिक कंपाउंड है, सपोज वी हैव ए मेटल कंपाउंड ए, जब ये क्या करेगा, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये इफरवेसेंस को प्रोड्यूस करेगा। तो जब मैंने लेक्चर डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वो कौन सी गैस होती है जो इफरवेसेंस को प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इफरवेसेंस को प्रोड्यूस करती है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। और ये जो गैस इवॉल्व होगी ये क्या करेगी, तो हम लोगों ने गैस तो फाइंड कर ली कि हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये गैस क्या करती है, ये हमारी जो बर्निंग कैंडल है उसको क्या कर देती है, बुझा देती है। ये भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को प्रोडक्ट साइड क्या मिल रहा है, हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो हम लोगों को दो कंपोनेंट मिल गए, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ए मेटल कंपाउंड क्या होगा हम लोगों को ये बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा जो है मेटल कार्बोनेट और हमारे जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों को सॉल्ट मिल गया कैल्शियम क्लोराइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोगों को यहाँ से दिख गई। तो हम लोगों ने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा ए केमिकल सब्सटेंस होगा ये क्या होगा, या तो ये मेटल कार्बोनेट होगा और या ये हमारा क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इन दोनों में से एक ही होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन, तो मैंने बताया था कि हमारा मेटल कार्बोनेट जो होता है जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और वाटर को रिलीज करता है, जो कि अनबैलेंस्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलती है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिलती है। लेकिन हम लोगों का जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ये जब हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, जो सॉल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा ए कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये एक मेटल कार्बोनेट होगा। तो ये मेटल कार्बोनेट क्या होगा, क्योंकि ये कैल्शियम का सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मेटल कार्बोनेट कहीं ना कहीं एक कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा, तभी तो ये कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा ए मेटल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है, प्लस वाटर मिल जाता है और प्लस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। सो नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन जब मैंने बैलेंसिंग कराई थी तो वहाँ पे बताया था सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, दैट इज़ कैल्शियम। तो हमारा रिएक्टेंट साइड भी एक कैल्शियम है और प्रोडक्ट साइड भी एक कैल्शियम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, दैट इज़ कार्बन। तो कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक है। अब हम लोग अपनी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन हम लोगों के पास कितनी है, हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड भी 3 मॉलिक्यूल्स है। तो हमारी जो है ऑक्सीजन भी बैलेंस है। लेकिन यहाँ से हम लोगों के पास क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोगों को कितने क्लोरीन मिल जाएंगे, रिएक्टेंट साइड 2 मिल जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी कितने हो गए, 2 हो गए। और अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने होंगे, 2 होंगे और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, जिसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करती है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करती है, प्लस वाटर रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करती है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का सेट थर्ड जो पेज नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, वाई डू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो इसका आंसर क्या होगा कि दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोशिएट्स कंप्लीटली टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन। जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ग्लूकोज की और अल्कोहल की बात करें तो कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट एबल टू डिसोशिएट, सो नो फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अकर। अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को दैट इज C2H5OH अगर हम लोग इसको वाटर के साथ डिसोशिएट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे अल्कोहल्स और ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एसिडिक करेक्टर तभी पॉसिबल होगा जब H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे तो कोई भी आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज जो है ये एसिडिक करेक्टर को नहीं शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि हमारी जो एक्वस सोल्यूशन, हमारे जो एसिड की एक्वस सोल्यूशन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कराती है। इन एक्वस सोल्यूशन एसिड्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन। हम लोगों ने पढ़ा भी है जब हमारे एसिड्स जो है वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, आयंस को फॉर्म करते हैं, और इन आयंस की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग जो है ईजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो वाई डज dry HCl gas not change the color of dry litmus paper। Dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because dry HCl gas does not able to form H positive ions। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे जो एसिड्स होते हैं जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी फॉर्मेशन ऑफ आयंस नहीं अगर होती है। तो जब यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोगों को तो ये पता ही है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोगों का H पॉजिटिव आयंस फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि द एसिडिक बिहेवियर ऑफ ड्राई HCl नॉट शोन। हम लोगों को जो एसिडिक बिहेवियर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो नहीं शो हो पाता है। सो द कलर ऑफ द लिटमस पेपर नॉट चेंज, जिसकी वजह से हमारा जो लिटमस पेपर का कलर होता है वो चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to the water not water to the acid। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम लोगों को ये क्यों कहा जाता है कि हमारा एसिड जो है वाटर में ऐड होना चाहिए, ना कि वाटर में एसिड ऐड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज बिकॉज व्हेन वी ऐड वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड इट रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विच मे रिजल्ट इन द एक्सप्लोजन। सो टू सेव ourselves from acid burns we add acid to water not water to acid। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड में, जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है इसमें जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी बीकर होता है वो क्या होता है, उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है या एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी बीकर को होल्ड कर रखा होता है उसके बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसिड में वाटर को ना ऐड करके हम लोग वाटर में एसिड्स को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है और यहाँ पे हमारा एसिड जो है डाइल्यूटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है या H पॉजिटिव आयन है उसकी
सोल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लोग क्या करेंगे, अपने एसिड को डाइल्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, अगर इसमें हम लोग वाटर को मिला देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करें, हम लोग इस हाइड्रोनियम आयन में वाटर का इंक्रीमेंट कर दें, हम लोग अपने एसिड को अगर और डाइल्यूट कर दें तो क्या होगा। तो व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड देन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस कॉन्स्टेंट। जब भी हम लोग अपने एसिड को डाइल्यूटेड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का और H पॉजिटिव आयन का वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है, क्योंकि जो है हमारे वाटर का अमाउंट क्या होता है, हमारे वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वो पर वॉल्यूम 1 लीटर में क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। सो हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि जब अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में बेस का मींस एक्सेस बेस का एडिशन करेंगे जिसके पास OH निगेटिव आयंस हैं तो क्या होगा। तो द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सोल्यूशन। जब भी हम लोग जो है अपनी सोल्यूशन में OH आयंस का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब हम लोगों के पास क्या होगा कि हमारे पास पहले से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है। जब हम लोग इसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ OH आयंस का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो OH आयंस का कंसंट्रेशन होगा वो पर वॉल्यूम या पर वॉल्यूम लीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, ग्रेटर बेसिक नेचर शोन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो और ज़्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा। सेट 4 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारा पेज नंबर 33 पे है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6 एंड द pH ऑफ सोल्यूशन B इज 8। तो हम लोगों के पास क्या दे रखा गया, हम लोगों को 2 सॉल्यूशंस दे रखी गई हैं और एक सोल्यूशन की pH हम लोगों के पास 6 है और दूसरे सोल्यूशन की pH हम लोगों के पास 8 दी गई है। तो विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके आंसर को। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, गिवन 2 सोल्यूशन ऑफ AB हैविंग pH 6 एंड 8। हम लोगों को 2 सोल्यूशन दी गई हैं जिनके पास pH 6 है और pH 8 है। तो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने pH स्केल जब पढ़ी थी तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग जो है pH स्केल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस का क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। हमारे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारी pH वैल्यू जो है 6 यहाँ पे होगी और हमारी pH वैल्यू क्या होगी, 8 यहाँ पे होगी। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी जो 6 pH वैल्यू है ये लेफ्ट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 8। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो pH 6 होगा ये क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू pH 8। हम लोग इसको लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ pH स्केल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीजेस, सो वी कैन से दैट सोल्यूशन A ऑफ pH वैल्यू 6 हैज़ मोर H पॉजिटिव आयन एज कम्पेयर टू सोल्यूशन B। यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे जो हमारी pH वैल्यू 6 है इसके पास H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर हमारा जो pH वैल्यू 8 है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, अगर हम लोग इसको ईजी वे में देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH वैल्यू। मीन्स जितनी ज़्यादा हम लोगों की pH वैल्यू होगी उतने ही कम हमारे क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो हमारी जो सोल्यूशन A है, क्योंकि इसकी pH वैल्यू कम है तो क्या होगा, ये जो है इसके पास H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और हमारी जो सोल्यूशन B है इसकी pH वैल्यू कितनी थी, इसकी pH वैल्यू 8 थी, तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कम होगा एज़ कम्पेयर टू pH वैल्यू 6। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। तो हमारा जो सोल्यूशन A होगा ये क्या होगी, ये एसिडिक होगी। सोल्यूशन A इज एसिडिक एंड सोल्यूशन B इज बेसिक। हमारी जो सोल्यूशन B होगी वो बेसिक होगी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैं उनका इफेक्ट क्या होता है हमारे सोल्यूशन के नेचर में। तो हमारे जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है एसिडिक नेचर का होगा या वो बेसिक नेचर का होगा। अगर हमारे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर को शो करेगा, और अगर हमारे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो क्या करेगा, वो बेसिक नेचर को शो करेगा। तो इसको अगर हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में देखें तो द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिसाइड द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लेस द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज बेसिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू बेसिक सोल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयंस? इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि हमारी जो बेसिक सोल्यूशंस होती हैं क्या इनके पास H पॉजिटिव आयन होता है? तो यस वी हैव। हमारी जो बेसिक सोल्यूशंस होती हैं इनके पास भी H पॉजिटिव आयन होता है, मीन्स यस बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन इन इट। बट यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन का जो अमाउंट होता है वो OH निगेटिव आयन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो H पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये अपना डोमिनेंट नेचर नहीं शो कर पाते हैं, और हमारा OH निगेटिव आयन एक्सेस में होने की वजह से हम लोगों को हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बट द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ OH आयंस, सो दैट्स वाई बेसिक सोल्यूशन सो बेसिक नेचर। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बेसिक सोल्यूशंस हैं वो बेसिक नेचर को शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट कंडीशंस डू यू थिंक द फार्मर ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट? तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो क्विक लाइम होता है, स्लेक्ट लाइम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फार्मर जो है किस कंडीशन में जो है ये सारे सब्सटेंसेस को अपनी सॉइल में ऐड करेगा, मींस फार्मर जो है किन कंडीशंस में अपनी सॉइल में बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करेगा। लोगों ने जब लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, डेट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी सॉइल जो है वो जो है एसिडिक नेचर की होगी तो उस एसिडिक नेचर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें बेसिक सोल्यूशन को ऐड करते थे या कोई भी एक बेस को ऐड कर देते थे। अगर हमारी सॉइल जो है बेसिक होती थी तो हम लोग क्या करते थे, एसिड ऐड करते थे। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, अपनी सॉइल में बेस को ऐड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल है वो क्या रही होगी, वो एसिड रही होगी, एसिडिक नेचर को शो कर रही होगी। तो इसका अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। द केमिकल सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट शोज बेसिक नेचर। ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो इफ़ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर देन सच फील्ड इज ट्रीटेड विद देम। तो हमारी सॉइल अगर एसिडिक रही होगी तभी हम लोगों ने क्या किया होगा, इन सारे बेसिक कंपोनेंट्स को उसके साथ ट्रीट किया होगा, और वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहाँ पे एसिड प्लस बेस मिलके क्या करेंगे, हमारी जो सॉइल है उसका न्यूट्रल नेचर को शो कर देंगे, मीन्स हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सेट 5 हमारी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का, जो कि पेज नंबर 33 पे है। तो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? कॉमन नेम और जनरल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा कॉमन नेम या हम लोग उसको जनरल नेम बोलते हैं, हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है वो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगर हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जब जो हमारा जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने जब अपना लेक्चर डिस्कस किया था तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है कि जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लोरीन गैस के साथ करता है तो क्या फॉर्म करता है, वो ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करता है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सब्सटेंस होगा, तो हमारा यहाँ पे बेसिकली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो केमिकल सब्सटेंस होगा जिसको जो है हम लोग जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करके देगा, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करके देगा। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो जब हम लोगों ने केमिकल कंपाउंड्स पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक केमिकल कंपाउंड पढ़ा था, डेट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोगों ने वहाँ पे क्या यूज़ देखा था कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं, एज ए वाटर सॉफ्टनर की तरीके से करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट हैपेंस इफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द केमिकल इक्वेशन। तो हमारा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हीट किया जाता है तो ये कौन फॉर्म करता है, ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट को बनाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लिया और यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन भी उसकी बना दी। तो का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4.12H2O जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज इक्वल्स टू CaSO4.12H2O जब 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये CaSO4.2H2O जिप्सम को फॉर्म करता है। और जिप्सम बेसिकली क्या होता है, जिप्सम हमारा हार्ड वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने NCERT के इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस को थॉरोली डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करें।